Hello everyone, very good morning to all of you. Today in this session, in this video, we are going to start new chapter, definite integral, definite integration. Before starting chapter, let us discuss some basic concepts of integration, and after that we will start this one. So we have two types of integration. As you know, we have two types of integration. The topic that we already have discussed, already have studied about indefinite integration. आप जो चैप्टर अभी तक पढ़ रहे थे वो क्या था? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. ये क्या चैप्टर था आपका? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. बट द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ इज डेफिनिट इंटीग्रेशन. डेफिनिट इंटीग्रेशन. डेफिनिट इंटीग्रेशन. As it is obvious from the word that integration definite हो और integration indefinite हो. definite word मतलब समझते हैं निश्चित. जैसे कि आपको क्या होता है ना कि कोई काम करना है, मार्केट जाना है, तो मार्केट में यदि आपको कोई काम नहीं, पता नहीं, आप कभी मॉल में जाते हैं, कभी दुकान में जाते हैं, कभी सब्जी मंडी चले जाते हैं, पता नहीं, जो मन सो करके पूरा वापस चले आते हैं. वही यदि आपको मालूम हो हमको जाकर के आज एक क्या खरीदना है, एक टी शर्ट खरीदा, तो आप यहां से सीधे एक मॉल जाएंगे, वहां से टी शर्ट खरीदेंगे, वापस आएंगे. ये क्या निश्चित वर्क हुआ. और आप यूं समझिए कि आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं एफ एक्स डी एक्स. बट इन दिस सिचुएशन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर नॉट मेंशन्ड, आर नॉट गिवन. कि कहां से कहां तक, समझ रहे हैं कि कहां से कहां तक होता है ना कि भाई हम एक निश्चित दूरी तय करते हैं कि चलो भाई भागलपुर से नाथनगर तक या नाथनगर से अकबर नगर तक, कुछ भी इस तरह से, पटना से दिल्ली, इस तरह की बातें, निश्चित डिस्टेंस होना चाहिए. लेकिन यहां पर क्या, सिंपली इंटीग्रेट द फंक्शन, बट फ्रॉम वेयर टू वेयर नॉट मेंशन्ड. लेकिन इस सवाल में जो टॉपिक अब हम यूज करने जा रहे हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन, यहां पर आपको मेंशन किया हुआ रहेगा कि यू हैव टू इंटीग्रेट द फंक्शन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, इनिशियल टू टर्मिनल, ए से बी तक. आपको कहां से कहां तक जाना है? ए से बी तक. यही जो अब आपका इंटीग्रल होगा, यही इंटीग्रल आपका क्या कहलाएगा? डेफिनिट इंटीग्रल या डेफिनिट इंटीग्रेशन. मतलब इन दिस केस, इन दिस सिचुएशन, आपको इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या होगा? दिया हुआ रहेगा. लोअर लिमिट या फिर अपर लिमिट, इंफेरियर और सुपीरियर, तो ये आपका क्या होगा? दिया रहेगा. तो इस परिस्थिति में यहां पर ये जो पॉइंट है ए और बी, ध्यान देंगे कि नॉट में कि यहां पर ये जो पॉइंट ए टू बी लिखा रहता है एफ एक्स डी एक्स, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ए आपका क्या कहलाएगा? या तो आप इसको लोअर लिमिट बोल सकते हैं, इनिशियल लिमिट बोल सकते हैं, इनिशियल लिमिट बोल सकते हैं, आप इसको इनिशियल लिमिट बोल सकते हैं, आप इसको लोअर लिमिट भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको इनफेरियर लिमिट बोल सकते हैं. इनफेरियर लिमिट बोल सकते हैं, मतलब एक ही वर्ड है, तीनों का अलग अलग नाम है. आप इसको इनिशियल लिमिट बोल सकते हैं, आप इसको लोअर लिमिट बोल सकते हैं, आप इसको इनफेरियर लिमिट बोल सकते हैं. और इसी तरह बी को आप क्या क्या बोल सकते हैं? बी को आप टर्मिनल बोल सकते हैं, बी को अपर बोल सकते हैं, और बी को सुपेरियर बोल सकते हैं. ठीक है. उसी तरह बी को आप क्या क्या बोल सकते हैं? टर्मिनल लिमिट बोल सकते हैं, अंतिम टर्मिनल लिमिट बोल सकते हैं, अपर लिमिट बोल सकते हैं, या फिर अपर लिमिट बोल सकते हैं, या फिर सुपेरियर लिमिट बोल सकते हैं. ठीक है. आप इसको क्या बोल सकते हैं? सुपेरियर लिमिट बोल सकते हैं. तो आज का हमारा जो चैप्टर है, हम अब स्टार्ट करते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन. तो डेफिनिट इंटीग्रेशन का आपका ये इंट्रोडक्शन क्लियर हो चुका है कि अब आपको क्या होगा? दिया रहेगा कहां से कहां तक फंक्शन को इंटीग्रेट करना है. तो यही जो टॉपिक है अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया चैप्टर डेफिनिट इंटीग्रेशन. ठीक है. यहां पर कोई खास चीज नहीं है, बस आपको समझना है कि ए टू बी दिया हुआ है, तो इसका क्या यूज होने वाला है. बाद बाकी इंटीग्रेशन का रूल वही रहेगा जो हम 10-12 टाइप पढ़ चुके हैं. रूल वही रहेगा, बस यहां पर 1 से 2 लाइन नया सीखेंगे कि जो ए और बी दिया इसका क्या फाइनल यूज करेंगे. ओके. सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर.
ओके, तो अब हम देखिए टॉपिक की ओर चलते हैं वापस, डेफिनेट इंटीग्रेशन को स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाएंगे, सवाल का क्या क्या प्रोसेस हो सकता है, उसका क्या क्या ए और बी का क्या यूज होगा। तो ध्यान देंगे कि यदि fx को इंटीग्रेट कर रहे हैं, रूल देखेंगे हम यहां पर, आपको एक रूल बताने जा रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे। यदि आप किसी फंक्शन fx को इंटीग्रेट करते हैं, यदि आप किसी फंक्शन fx को इंटीग्रेट करते हैं, इफ यू इंटीग्रेट द फंक्शन fx and we do not have limit here, then simply we have any answer. Let us consider this one as capital Fx plus c. Let us consider this one as capital X plus c. कि आप किसी फंक्शन fx को जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ना जी। तो कंसिडर कर लिए, चलो भाई आंसर में क्या आ रहा है, c आ रहा है। हमने क्या कंसिडर कर लिया, चलो आंसर में क्या आ रहा है, fx plus c आ रहा है। अब बात आती है कि यदि लिमिट लगा रहे तब क्या होगा, दूसरा नोट में, कि यदि लिमिट लगा रहे a to b fx dx, then in that case what will we do। तो दोस्त आपका जो आंसर होगा, आंसर आपका क्या है, fx plus c, यही है ना। तो उस आंसर में भी लिमिट लगा देंगे a to b। कैसे, ये देखिए, ये बिग ब्रैकेट यूज करेंगे यहां पर, बड़ी ब्रैकेट, और लगाएंगे a और b, ठीक है। आंसर वही होगा और बस केवल जो a और b का यूज करना है। देखिए यूज कैसे करेंगे, आंसर में इस तरह से घेर करके बड़ी ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, a to b। अब करना क्या है यहां पर, अपर माइनस लोअर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। रूल के लिए एक बात याद रखेंगे, आपको क्या करना है, अपर माइनस लोअर, एक रूल आपको बता रहे हैं, अपर माइनस लोअर, हमेशा ये बात याद रखेंगे। ऊपर में से आपको नीचे वाला सब्ट्रैक्ट करना है, अपर माइनस लोअर, मतलब इन प्लेस ऑफ x एक बार b पुट करिए, एफ बी हो जाएगा, ये प्लस सी और माइनस अपर माइनस लोअर, और एक बार x के जगह पर क्या पुट करना है, आपको a पुट करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ए और प्लस में c। अब ये माइनस है, माइनस जब ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए और माइनस सी। सो इन दिस वे हमारा ये जो प्लस सी है और माइनस सी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, एफ बी माइनस एफ ए, और बचेगा क्या, एफ बी माइनस एफ ए। तो इन दिस वे वी हैव आवर स्टैंडर्ड रिजल्ट, व्हेनेवर वी हैव a to b fx dx, देन हमारा आंसर होगा क्या, एफ बी माइनस एफ ए। हमने आपको फिर से एक रूल बता दिया, अपर माइनस लोअर। अब समझ में आया होगा कि ए और बी का क्या यूज करना है। आंसर जैसे आप बनाते हैं वैसे ही निकालेंगे, और एक बार ऊपर वाला पुट करेंगे माइनस, एक बार नीचे वाला पुट करेंगे और कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको देखिए समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाए कि यहां पर क्या होने वाला है। तुरंत देखिएगा, एकदम छोटा सा सवाल है, क्वेश्चन है आपका यहां पर बगल में, हम छोटा सा एग्जांपल के रूप में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल है 0 to π/2, सवाल क्या है, 0 to π/2 cos x dx। ध्यान दीजिएगा, पकड़ में तुरंत आ रहा है कि अच्छा ये सवाल क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। क्यों, क्योंकि ये दिया हुआ है कहां से कहां तक, 0 से π/2 तक। ये सवाल में मेंशन किया हुआ है, यू हैव टू इंटीग्रेट द फंक्शन cos x फ्रॉम 0 to π/2, 0 से 90 डिग्री तक जाना है भाई, इंटीग्रेट करना है। तो आपको मालूम है कि cos x का आंसर क्या होता है, बिल्कुल मालूम है, sin x होता है। cos x का आंसर क्या होता है, sin x होता है आंसर। और लिमिट क्या लगाएंगे, ये आपका हो गया बिग ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, 0 to π/2। और आपको मालूम है कि a और b का क्या यूज करना होता है, a और b का यूज क्या है, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर। तो भाई ये जो x दिख रहा है, एक बार क्या रखिए यहां पर, sin π/2 रखिए और माइनस, और एक बार क्या रखिए, 0 रखिए। तो sin π/2 का वैल्यू 1 और sin 0 का वैल्यू 0। सो इन दिस वे वी हैव फाइनल रिजल्ट एज 1। तो वेरी सिंपल, using this process you can integrate any function as points are given. Okay, so we will discuss now questions related this topic. Let us start, जल्दी जल्दी तेजी से लिख लें। ओके, तो यहां पर जो हमने रूल डिस्कस किया, दिस रूल इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस।
ध्यान देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट बात हम लिख रहे हैं कि इस रूल का जो नाम है, इस रूल को क्या बोलते हैं हम लोग? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। ये आपका जो थ्योरम है यही क्या कहलाता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस कहलाता है। मतलब कि a टू b एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है? आपका एफ एक्स होता है और लिमिट लगाते हैं a टू b और ये इक्वल टू क्या होता है? अपर माइनस लोअर, एफ बी माइनस एफ ए। यही जो आपका डेफिनेट का जो डेफिनेशन था, यही आपका क्या कहलाता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इसका हेडिंग क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट में आपको ध्यान रखना है कि आपको प्लस सी, वेरी इंपॉर्टेंट, जब इंडेफिनिट इंटीग्रल आप पढ़ रहे थे तो वहां पर हर एक सवाल में प्लस सी लगाते थे। ध्यान देंगे, यदि आपसे कोई पूछा साइन एक्स डी एक्स, आप तुरंत बताते थे जवाब में माइनस कॉस एक्स प्लस सी। 1/x dx, तो आप क्या बोलते थे? log x प्लस सी। मतलब हर एक सवाल में आप c का यूज करते थे, है ना। इंडेफिनिट इंटीग्रल के हर एक सवाल में c का यूज करते थे, लेकिन डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या करना? c का यूज नहीं करना। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर आपको c का यूज नहीं करना है क्योंकि c कट जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसके जस्ट पहले जो आप थ्योरी यूज की देख लीजिए, इसमें c और c कट गया था, ठीक है। तो यहां पर आपको करना क्या? c का यूज नहीं करना है, कि आपको डोंट यूज c, डोंट यूज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का आपको क्या करना है? यहां पर आपको यूज नहीं करना है, दैट इज सी का यूज नहीं करना है। याद रखें, क्या? सी का यूज नहीं करना है, ठीक है। प्लस सी का यूज आपको क्या करना है? नहीं करना है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का आपका यूज नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। डोंट यूज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। तो अब चलिए हम अपने चैप्टर की ओर वापस चलते हैं फटाफट। अभी हम आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ सवाल करने जा रहे हैं, ठीक है। वैलेंटाइन डे नजदीक आ रहा है आप लोगों का, तैयारी कर लीजिए अच्छे से। चलिए, देखिए दोस्त, लाइफ है, एक ही लाइफ मिला है और लाखों करोड़ों प्रोसेस के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। सो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एंजॉय करिए अपने आप को। पता नहीं फिर जिंदगी में कष्ट ही लिखा हो कल, या कल का सुबह आपके लिए हो ही नहीं, कौन जानता है दोस्त। सो जब तक जिंदा है, जिंदा दिली से रहिए, देखा जाएगा बाद में। हाँ, इरादे कभी गलत नहीं होने चाहिए, याद रखें दोस्त, करें कुछ भी इरादा गलत नहीं हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चंस की ओर वापस आते हैं। एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज आपको डिस्कस करने जा रहे हैं 7.9, आज 7.9 एनसीईआरटी का, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके बिल्कुल छोटा छोटा सवाल है, तेजी से आप लोग भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, देखिए कितना छोटा छोटा और आसान सवाल है और हम एक एक करके बनाएंगे, जल्दी से तेजी से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है -1 to 1। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल आप लोग तेजी से बनाएंगे। -1 to 1 x + 1 dx, -1 to 1 x + 1 dx। तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कितनी आसानी से आप इस सवाल को बना सकते हैं। तो ये x है दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा? x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, और 1 का भी इंटीग्रेशन आप जानते हैं तो क्या होता है, लिख दीजिए उसके जगह पर जल्दी से। x का इंटीग्रल हो जाता है x² 2 और 1 का इंटीग्रल कितना हो जाता है x, और लिमिट लगाएंगे कहां से कहां तक? -1 to 1, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिएगा, x का इंटीग्रल x² 2
और 1 का इंटीग्रल x हो जाता है। अब लिमिट लगाएंगे कहां से, -1 to 1 है ना, नीचे वाला -1 ऊपर वाला 1, उसी तरह -1 to 1। उसके बाद क्या होता है, अपर माइनस लोअर, एक बार ऊपर वाला रखिए बीच में माइनस और एक बार नीचे वाला रखिए, ठीक है। एक बार ऊपर वाला सब जगह रखिए तो क्या हो जाएगा, x के जगह पर 1/2 हो जाएगा और यहां पर +1, ठीक है। ऊपर वाला माइनस, अब नीचे वाला तो -1 का होल स्क्वायर कितना होगा, 1/2 ही होगा और x के जगह पर माइनस, तो हो गया अपर माइनस लोअर, ठीक है। अपर माइनस लोअर तो 1 + 1/2 कितना होता है भाई, 3/2 और 1/2 -1 तो -1/2 और +1/2, तो ये क्या हो गया, 1.5 और हाफ। आंसर में कितना आ गया भाई, 2, ठीक है। बिल्कुल ये इस तरह से बिल्कुल छोटा सा सवाल है। दूसरा सवाल देखेंगे दोस्त, 2 से 3 1/x dx। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 2 से 3 1/x dx। जल्दी ट्राई करिए, देखिए कितना छोटा सा सवाल है, बनाने की कोशिश करिए अपने से जल्दी से। 2 से 3 1/x dx, 2 से 3 1/x dx। कोशिश करें आप लोग सभी, 2 से 3 1/x dx, ठीक है। तो बिल्कुल आप घबराना नहीं है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि 1/x का इंटीग्रल कितना होता है, 1/x का इंटीग्रल कितना होता है, log x होता है, बिल्कुल सही बात है। 1/x का इंटीग्रल कितना होता है दोस्त, log x होता है। तो तुरंत यहां पर log x लिख दीजिए और लगा दीजिए लिमिट कहां से कहां, 2 से 3 तक। उसके बाद क्या करते हैं, अपर माइनस लोअर, एक बार ऊपर वाला रखिए और माइनस और एक बार नीचे वाला रखिए। ऊपर वाला रखेंगे तो क्या बन जाएगा, log 3 और नीचे वाला रखेंगे तो क्या बन जाएगा, log 2। और आपको log का एक फॉर्मूला मालूम है दोस्त, क्या मालूम है, log m माइनस log n बराबर होता है log m/n, ठीक है। जिनको नहीं आता है लिख लें तुरंत, और एक और फॉर्मूला लिख दें, log m प्लस log n बराबर होता है log mn, ठीक है। ये 2 फॉर्मूला है, कॉपी के ऊपर पर लिख लेंगे जो बच्चे नहीं जानते होंगे, ओके। तो ये क्या बन गया, फाइनल आंसर इज log 3/2, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, log 3/2, ठीक है, log 3/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं जल्दी से, फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम लोग, जल्दी से तेजी से कर लेंगे और वो फार्मूला भी बगल में लिख लेंगे। जनरली होता क्या है कि बेसिकली क्वेश्चंस फार्मूला रिलेटेड ही होता है क्लास 12 में, थोड़ा सा फार्मूला पर आपको सुधार करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर वापस चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 1 से 2 और 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x और प्लस में 9, ठीक है, और ये प्लस में dx। सो इन दिस वे, इस तरह से ये आपका टॉपिक है। चलिए हम इंटीग्रेट कर, देखिए कितना आसान सा सवाल है। आपको यहाँ पर x³ का इंटीग्रल करना है, x² का इंटीग्रल करना है, x का करना है और यहाँ पर 9 है। यू हैव 4 टर्म्स हियर, सो इंटीग्रेट ऑल दीज टर्म्स 1 by 1। आप यदि x³ का इंटीग्रेट करेंगे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x³ का हो जाएगा x4/4 माइनस 5x² का आप जानते हैं क्या हो जाता है, x3/3 प्लस 6x का आप जानते हैं x²/2 और 9 का क्या हो जाएगा, 9x, 9 का क्या हो जाएगा, 9x। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, पूरा इंटीग्रल हो गया। और लिमिट लगा देंगे कहां से कहां तक, 1 से 2 तक। भाई कहां से कहां तक जा रहे हैं, पटना से दिल्ली। थोड़ा देखिए इसमें कटाने छटाने का काम करिए हम लोग, तो 4 और 4 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा दोस्त। यहां पर 2 तिये 6 भी कट जाएगा, 2 तिये 6 भी कट जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल x⁴ माइनस 5/3 x³ प्लस 2x² प्लस 9x। और ये जो हो जाएगा आपका हो जाएगा कहां से, 1 से लेकर के 2 तक। अब क्या करेंगे, एक बार ऊपर वाला रखेंगे और एक बार ओके, यहां पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहां पर 3x² हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर 3x² हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अपर माइनस लोअर। अब क्या करते हैं, अपर माइनस लोअर, एक बार ऊपर वाला रखते हैं और एक बार क्या करते हैं हम लोग नीचे वाला रखते हैं, अपर माइनस लोअर। ओके, तो अपर माइनस लोअर रखिए यहाँ पर, उसका वैल्यू जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी से रख लीजिए, 2 रखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 4 माइनस 5/3, 2 का होल क्यूब प्लस 3, 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2। ये क्या हो गया, अपर और माइनस लोअर, सब जगह 1 रखिए, तो 1 माइनस 5/3 प्लस 3 प्लस 9। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 पर पावर 4 16, 2 पर पावर 8 माइनस 40/3 प्लस 12 प्लस 18, ठीक है, और माइनस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 13 माइनस 5/3, 13 माइनस 5/3, जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट, 30 40 46, 46 माइनस 40/3 एंड माइनस 39 माइनस 5 34/3, ठीक है। आप इसको सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे, एलसीएम यहां पर 3 हो जाएगा, 138 माइनस 40/3 माइनस 34/3। आप एक साथ इसको सब्ट्रैक्ट चाहें तो कर सकते हैं, बीच में माइनस लगा दीजिए, एलसीएम लेकर के 3 हो गया, यहां माइनस हो गया, ये हो गया आपका 74, 74 में 4 गया, तो ये हो गया 64/3, ठीक है। इस तरह से ये आपको देख सकते हैं कि आपका ये 64/3, ठीक है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस तरह से ये आपका आंसर आ गया 64/3। जल्दी से कर लेंगे भाई मेरे सभी, 64/3। सो इन दिस वे ये आपका क्या हो गया 64/3। ओके ओके ओके, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी करेंगे भाई मेरे सभी। ओके, लेट अस कंसीडर अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 0 to π/4 sin 2x। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 0 to π/4 sin 2x dx। छोटा सा सवाल है, आपको मालूम है साइन का इंटीग्रल क्या होता है दोस्त, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस। साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस। साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस। चलिए इसको करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है, फटाफट करिए आप लोग, जस्ट ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ, और 2 से डिवाइड करना है। तो बिल्कुल आपको इसका छोटा सा इंटीग्रल हम लिख दें, माइनस कॉस 2x और बाई 2। कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है, बिल्कुल इसको भूलना नहीं है। और ये 0 to π/4। भाई क्या तकलीफ है, रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक बार π/4 रखिए और एक बार 0 रखिए, आंसर आ जाएगा। तो आप कर क्या सकते हैं, ये देखिए ये क्या हो गया, माइनस कॉस 2 इंटू π/4/2 अपर माइनस लोअर, तो ये क्या हो गया माइनस कॉस 2 इंटू 0/2, ठीक है। एक बार ऊपर वाला रखे x के जगह पर, x कहां पर है, x यहां पर है, तो आपको x को टारगेट करना है, केवल जहां x है वहीं पर जाके वैल्यू बैठेगा भाई। तो अपर माइनस लोअर, एक बार π/4 रखे यहां पर और एक बार क्या रख दिए, 0 रख दिए, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर। जस्ट कैलकुलेट करिए, अब इसको देखिए, इसको कैलकुलेट करिए आप लोग, तो क्या हो जाएगा, 2 से π/4 कटेगा, π/2 क्या हो गया, ये आपका cos 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू पता है कितना होता है, हमको तो लगता है 0 होता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टर्म ही भाई 0 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कुल मिला करके 1/2 है। तो इस तरह से आपका आंसर कितना हो गया, 1/2 आपका आंसर हो गया। ये रहा इंटीग्रेशन का धमाका। फटाफट करिए, जल्दी से बनाइए, आसान सारा क्वेश्चन है। आपको इसके लिए थोड़ा सा इंटीग्रेशन रिवाइज कर लेना होगा, और थोड़ा सा लास्ट में जो 2 से 3 स्टेप है कैलकुलेशन सही से करना होगा। ये एक थोड़ा सा अच्छी बात है।
कि कैलकुलेशन देखिए आप इस सवाल में पूरा कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन में यदि उलझ जाएंगे तो फिर मार्क्स तो वैसे खत्म हो गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 5। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5 एंड द क्वेश्चन नंबर इज 0 to π/2 cos 2x dx। चलिए थोड़ा सा स्पीड से हम लोग करते हैं। 0 to π/2 cos 2x dx, 0 to π/2 cos 2x dx। एज यू नो cos 2x का इंटीग्रल कितना होता है दोस्त, sin 2x/2 और लिमिट लगा देना है 0 to π/2। एक बार π/2 रखना है यहां पर और एक बार 0 रखना है। तो जैसे ही ये रखेंगे काम देखिए कितना बेहतरीन हो गया, 2 × π/2/2 माइनस sin 2 × 0/2। सो इन दिस वे ये क्या हो गया, 2 कट गया, sin π और इधर sin 0, आंसर कुल मिला के 0 हो गया। जो बच्चे नहीं जानते हैं नोट करके बगल में लिख लें, sin π जिसको 180 डिग्री बोलते हैं उसका भी वैल्यू 0 और sin 0 उसका भी वैल्यू 0। sin π 180 का भी मान 0 होता है और sin 0 का भी मान 0 होता है। बिल्कुल बगल में नोट करके लिख लीजिए सभी, sin π का भी वैल्यू 0 होता है और sin 0 का भी वैल्यू 0 होता है। बिल्कुल कीप रिमेंबर, ओके कीप रिमेंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, जल्दी से फटाफट कर लेंगे भाई मेरे। बगल में नोट लिख लेंगे, वो sin π का भी वैल्यू 0 होता है और sin 0 का भी वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है e पर पावर x 4 to 5 dx। एक लाइन का सवाल है, देखिएगा एक लाइन में तुरंत करते हैं। 4 to 5 e पर पावर x dx। e पर पावर x को e पर पावर x लिख सकते हैं और लिमिट लगा दीजिएगा 4 to 5। कितना हो गया ये, e पर पावर 5 माइनस e पर पावर 4, आंसर एक वर्ड में। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा हम लोग स्पीड बढ़ाते हैं, हम लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, 10x dx एंड द लिमिट इज 0 to π/4 एंड द लिमिट इज 0 to π/4, 0 to π/4। याद है आपको 10x का इंटीग्रेशन, किनको याद है, हम आपको याद दिलाते हैं। यदि जिनको याद नहीं है तो 10x का इंटीग्रेशन होता है दोस्त log mod sec x और cot x का इंटीग्रेशन होता है log mod sin x। बगल में नोट करके तुरंत लिख लीजिए जिनको याद नहीं है। 10x का इंटीग्रेशन log mod sec x और cot x का इंटीग्रेशन log mod sin x। तो आपको डिफिनिट के लिए थोड़ा सा इंडेफिनिट को याद रखना होगा, ठीक है। 10x का इंटीग्रल हो गया log mod sec x और cot का इंटीग्रल हो गया log mod sin x, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं, तो 10x का इंटीग्रेशन लिख देंगे log sec x। आप सिंपल मॉड क्यों लगाते हैं भाई, क्योंकि log का जो डोमेन होता है ना पॉजिटिव होता है, तो आप इसको यहाँ पर मॉड यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आप मॉड यहाँ पर यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। log sec x और लिमिट लगा दीजिएगा 0 to π/4। तो यहां पर क्या हो गया, ये एक बार अपर और एक बार माइनस लोअर, तो log sec π/4 ये क्या हो गया, log sec π/4 माइनस log sec 0। अब log sec π/4 का मान आपको आता है तो बताइए, और दो बात है, एक क्या sec π/4 का मान, एक sec 0 का मान, ठीक है। यदि log sec π/4 की मान के बात करें तो हमें लगता है कि इसका मान √2 होता है, आपको क्या लगता है पता नहीं। अब sec 0 का मान आपको मालूम है क्या, हमको तो लगता है sec 0 का मान 1 होता है, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहां पर, तो इन दिस वे वी हैव log sec π/4 and log sec 0। राइट द वैल्यू
सेक पाई बाय 4 का वैल्यू √2 और सेक 0 का वैल्यू log 1। log 1 का वैल्यू मालूम है दोस्त, एक और फॉर्मूला लिखिए log 1। log 1 का वैल्यू 0। सो फाइनली योर आंसर इज log √2। सो फाइनली योर आंसर इज log √2। सो फाइनली योर आंसर इज log √2। ठीक है, चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। Come to the next point, number 8, question number 8। ओके, फिर से ध्यान देंगे, log 1 का वैल्यू 0 होता है, याद रखेंगे। जो नहीं जानते हैं बिल्कुल log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, याद रखेंगे। हर लाइन हर स्टेप पर फॉर्मूला आता है। कैलकुलस का यही एक खूबी है दोस्त कि यदि आपको फॉर्मूला में कंफ्यूजन है या फिर याद नहीं है तो फिर इट विल बी वेरी 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 डिफिकल्ट, और यदि अच्छे से आता है तो फिर यू कैन इजिली सॉल्व। अगला क्वेश्चन है पाई बाय 6 टू पाई बाय 4 cosec x। अगला क्वेश्चन है पाई बाय 6 टू पाई बाय 4 cosec x dx। पाई बाय 6 टू पाई बाय 4 cosec x dx। पाई बाय 6 टू पाई बाय 4 cosec x dx। चलिए सवाल करते हैं हम लोग। पाई बाय 6 टू पाई बाय 4 cosec x dx। पाई बाय 6 टू पाई बाय 4 cosec, याद है cosec x का इंटीग्रल, बिल्कुल। फिर से देखिए फॉर्मूला बार बार याद आता है, फिर से नोट में लिखेंगे। हम यहां पर हिंट कर दें दोस्त, फिर से दो इंटीग्रल। सेक x का लिख लीजिए तुरंत, सेक x का होता है log mod सेक x प्लस 10x, ठीक है। और दूसरा लिख लीजिए cosec x का, जिनको याद नहीं है फिर से log mod cosec x माइनस cot x, ठीक है। sec x का log mod sec x प्लस 10x और log mod cosec x माइनस cot x। तो इस तरीके से ये दोनों इंटीग्रल हो गया आपका। अब यहां पर आप इंटीग्रल लिख करके वैल्यू बैठा दीजिए। cosec का कितना जानते हैं आप, log mod cosec x माइनस cot x, और लिमिट लगा दीजिएगा आप यहां पर पाई बाय 6 टू पाई बाय 4, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर। x के जगह पर अपर रखिएगा पाई बाय 4 और पाई बाय 6। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे आगे, ठीक है। ये आपके लिए हम एक वर्क छोड़े जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये 8 था, क्वेश्चन नंबर ये 8 नंबर क्वेश्चन था आपका। आगे सॉल्व कर लेंगे हम, आपका इसका आंसर लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, log √2 माइनस 1, ठीक है, और log 2 माइनस √3, √2 माइनस 1, ये आंसर आ जाएगा आपका log √2 माइनस 1 माइनस log 2 माइनस √3, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, देख लीजिएगा। आंसर हमने लिख दिया है, आप खुद से वैल्यू बैठा के बस आपको वैल्यू लिखना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सवाल है आपका। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और लिमिट लगा हुआ है 0 to 1। इस आदमी को पहचानते हैं आप लोग, बिल्कुल 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 पहचानते हैं दोस्त। अरे यार ये तो साइन इनवर्स एक्स लगता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो बिल्कुल साइन इनवर्स एक्स लगता है। तो दोस्त तुरंत साइन इनवर्स एक्स लगा दीजिए यहाँ पर, और लिमिट लगा दीजिए 0 to 1। एक बार f1 रखिए और एक बार 0 रखिए। साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1 का मान पाई बाय 2 और साइन इनवर्स 0 का मान 0। सो आंसर इज पाई बाय 2। तुरंत 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 करिए। तो इस तरह से ये आपका हो गया 9 का आंसर पाई बाय 2। 10th की तरफ वापस चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ वापस चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ वापस चलते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देख लीजिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। अब लिमिट कितना है भाई, लिमिट भी देख लीजिए हम लोग फटाफट। एंड लिमिट इज 0 to 1। लिमिट क्या है 0 to 1। इस आदमी को पहचानते हैं आप लोग? अरे भाई बिल्कुल पहचानते हैं, tan इनवर्स x है, रोज मिलता है आपको रास्ते में tan इनवर्स x। ये कौन है? tan इनवर्स x है। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स x और लिमिट लगा दीजिए 0 to 1 और tan इनवर्स अपर माइनस लोअर। tan इनवर्स 1 का मान हो गया π/4 और tan इनवर्स 0 का मान 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं हम लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं हम लोग जल्दी से। 1/x स्क्वायर माइनस 1 dx। 1/x स्क्वायर माइनस 1 dx और लिमिट लगा हुआ है 2 से 3, 2 से 3। चलिए भाई मेरे, तो हम इस सवाल को बनाने के लिए आपको थोड़ा हिंट कर दें कि ये जो 1/x स्क्वायर माइनस 1 है ये कहां से और किस फॉर्मूला पर बनेगा। तो आपको याद होगा कि 9 फॉर्मूला हम लोग देखे थे एक साथ, खतरनाक वाला बड़ा बड़ा फॉर्मूला देखे थे एक साथ ना। उसी में जो लास्ट वाला टॉपिक है सबसे 9 नंबर फॉर्मूला यही है। याद था, हम फॉर्मूला लिखते हैं, एक बार लिखाए थे। dx/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर होता है 1/2a log mod x माइनस a और x प्लस a। ठीक है, 9 फॉर्मूला लिखाए हैं एक साथ, बड़ा खतरनाक फॉर्मूला है। a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, रूट में बिना रूट का, इस तरह से 9 फॉर्मूला लिखाए थे। उसी में से जो 9th नंबर फॉर्मूला यही है दोस्त, x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहां पर आप फॉर्मूला ये यूज कर लेंगे 1/2a log mod x माइनस a बाय x प्लस a, x माइनस a बाय x प्लस a। तो ये आपका यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बैठाइए और सवाल हम लोग बनाते हैं। चलिए बनाइए जल्दी से। तो चलिए बनाते हैं आप लोग को, इधर हम सवाल बना देते हैं। आपको फॉर्मूला ये नोट कर लेंगे इसी क्वेश्चंस के बगल में। चलिए देखिए, तो अब ये सवाल जो है आपका क्वेश्चंस क्या बन गया भाई, ये बन गया dx/x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो लिमिट 2 से 3 है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 1/2a। एक की जगह पर तो 1 है भाई, तो 1/2 log mod x माइनस a, तो x माइनस 1, x प्लस a, तो x प्लस 1। क्योंकि a के जगह पर कौन है, यहां पर दिखाई पड़ रहा है ना, ये x है और ये a है बबुआ। तो यहां पर भी ये x है, यहां पर ये a है। तो 1/2a log mod x माइनस a बाय x प्लस a। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। एंड 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 2 से 3 लिमिट लगा दीजिए, 2 से 3 लिमिट लगा दीजिए। अब क्या करते हैं, अपर माइनस लोअर, यही ना करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार 3 रखिए और एक बार 2 रखिए। तो थोड़ा सा 1/2 बबुआ कॉमन ले लेते हैं और log 3 माइनस 1, 3 प्लस 1, अपर माइनस लोअर log 2 माइनस 1, 2 प्लस 1। सॉल्व कर लीजिए इसको, जो भी आंसर आए वही एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। 1/2 log, देखिए 3 घटाओ 1 2 और 3 प्लस 1 4 माइनस log 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3। और ये 2/4 1/2 होता है, ये 2/4 को 1/2 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1/2 log 1/2 माइनस log 1/3। और अभी तुरंत आपको कुछ देर पहले की बात याद दिलाते हैं। हम आपको एक फॉर्मूला बता रहे थे, क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था log, फॉर्मूला था, फिर से ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला था log m माइनस log n बराबर log m बाय n, log m बाय
n। तो बाबू ये देख लीजिए, ये जो 1/2 दिख रहा है ना, ये m के जगह पर है, और ये जो 1/3 है ये n के जगह पर है। एंड व्हेन यू सॉल्व दिस वन, तो ये 1/2 बटे 1/3, और ये आंसर हो जाएगा 1/2 log 3/2। सो इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आप यहां पर क्या करेंगे, आप इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। log m माइनस log n बराबर क्या होता है मेरे भाई, log m/n, 1/2 बटे 1/3। सो आपका हो क्या जाएगा, log 3/2। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज 0 to π/2 cos स्क्वायर x। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12, कितना आसान है दोस्त, आपको बिल्कुल इसका अंदाजा नहीं हुआ, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। 12 आप यदि लेवल के अकॉर्डिंग देखिएगा, 9, 10, 11, 12 में, तो इस चारों क्लासेस में 12 सबसे आसान क्लास है। हम इतने दिनों से गौर कर रहे हैं, तो फिर क्लास के अकॉर्डिंग 12 बहुत आसान है। खासकर इस चारों क्लास में सबसे ज्यादा कोई भारी है तो वो 11th है, बहुत हेवी चीज है। 12 में बेसिकली हम कई बार डिस्कस किए हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आता है। आप देख रहे हैं टोटली बेस्ड ऑन फॉर्मूला, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि 11th में क्या है, फॉर्मूला भी है, थ्योरी तो इतना ज्यादा है वेरिएशंस की जिसका वर्णन नहीं है। ओके, तो ध्यान थोड़ा सा रखें कि फॉर्मूला को हमेशा मेमोराइज रखें, याद रखें, आपको सवाल देखिए आसान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तुरंत क्वेश्चन नंबर 12 है cos स्क्वायर x dx। देखिए फिर से फॉर्मूला आ गया, cos स्क्वायर x dx, और सवाल है 0 to π/2, 0 to π/2। चलिए भाई, अब इस सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको याद होगा हम एक चीज पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाए हैं, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। याद होगा आपको, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन बोले तो क्या, कि वी हैव मेनी फंक्शंस विच इज नॉट इंटीग्रेबल डायरेक्टली। ढेर सारे ऐसा फंक्शंस हैं जिसको कि हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बट इफ वी चेंज द फॉर्म ऑफ दैट फंक्शन देन वी कैन इजीली इंटीग्रेट दैट। ठीक है, यदि हम उस फंक्शन के रूप को बदल दें तो हम उसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसी में आता है sin स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स। ये सारे वो फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता है दोस्त। यदि आपसे पूछा कोई, चलो भाई बताओ sin स्क्वायर एक्स, तो बिल्कुल sin स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए। cos स्क्वायर एक्स बिल्कुल इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए। tan स्क्वायर एक्स बिल्कुल इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए। cot स्क्वायर एक्स, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए। तो इन सारे सवालों में मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन बोले तो क्या, रूप को ही बदल देना है, मतलब चीज वही है बट उसका शकल बदल गया, शकल बदल गया। जैसे मिट्टी लेते हैं, ढेला हुआ गीला मिट्टी हो गया, उसको आप क्या बोलते, ग्राइंड कर दिए, महीन पूरा चूर दिए उस तरह से, तो चीज तो एक ही मिट्टी ही है ना, लेकिन अलग अलग फॉर्म हो गया। तो sin स्क्वायर एक्स क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos 2x/2, 1 प्लस cos 2x/2, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1। मतलब ये चारों आदमी यदि कहीं पर आपको दिखे, sin स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स, cot स्क्वायर एक्स, भाई मेरे इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, आपको इंटीग्रेट करने के लिए उसको बदल करके ऐसा शकल बना देना होगा। ठीक है, और फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। तुरंत बगल में इसको लिख लीजिए और तुरंत इसको बना डालिए, कुछ भी नहीं है, 1 सेकंड में सॉल्यूशन हो जाएगा। 0 to π/2, ये क्या है आपका cos स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे, 1 प्लस cos 2x/2 dx, 1 प्लस cos 2x/2 dx, 1 प्लस cos 2x/2 dx। ठीक है बाबू, चलिए 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 जल्दी चलते हैं, जल्दी चलिए नहीं तो टर्नमा छूट जाएगा ननू।
समझ जाइए। चलिए इंटीग्रेट करिए भाई, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 तो बाहर कर देंगे भाई मेरे, 1/2 बाहर कर दिए, बचा क्या, बचा अंदर में 0 to π/2 1 प्लस cos 2x dx। अब इंटीग्रेट कर सकता है ना भाई, 1 का x होता है और cos 2x का sin 2x/2 होता है, तो 1/2 यही लिख दीजिए, 1 का x होता है और cos 2x का क्या होता है sin 2x/2, और लिमिट लगा दीजिए कहां से कहां तक, 0 से π/2। तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा क्या π/2, तो π/4 इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक इसका आंसर π/4 हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी देखिए जस्ट इस सवाल के पहले हम cos 2x को इंटीग्रेट किए हैं, उसका आंसर 0 आया, तो बिल्कुल आपको याद होगा अभी, और x को तो π/2 माइनस 0 कर देंगे। चलिए इसको बैठाइए अपर माइनस लोअर, आप इसको बैठा सकते हैं ना, अपर माइनस लोअर, तो यहां पर एक बार x के जगह पर बैठाएंगे इसको और एक बार 0 को बैठाएंगे, अपर माइनस लोअर जब करेंगे तो बचेगा केवल π/2, कैलकुलेट करेंगे तो π/2 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू π/2। पिछला सवाल देख लेंगे दोस्त, पता चल जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका π/4। ठीक है, इन दिस वे वी हैव आंसर एज π/4। चलिए आगे चलते हैं फटाफट जल्दी से। अगला सवाल है, देखिएगा x/x² + 1, x/x² + 1, क्वेश्चन नंबर 13, x/x² + 1, क्वेश्चन नंबर 13। जल्दी से लिख डालिए दोस्त इसको, x/x² + 1। चलिए मिटा दे इसको फटाफट, क्वेश्चन लिख लिए x/x² + 1। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, x/x² + 1 dx and the limit is 2 से 3 and limit is 2 से 3। बबुआ कैसे बनेगा सवाल, अब तो सवाल बदल चुका है, अब तो सवाल बदल चुका है, टेंशन नहीं लेना है दोस्त, आपको टेंशन नहीं लेना है भाई। एक चीज अब याद आएगा कि इंटीग्रेशन में जब फॉर्मूला वर्क नहीं करने लगता है तो बस आप एक चीज का याद आता है कि मेथड पुट करने वाला, ठीक है, पुट करने वाला बड़ा फेमस है, या तो फॉर्मूला फेमस है या तो फिर पुट करने वाला फेमस है। इस दोनों में से 80% सवाल सिमट जाता है। तो देखिए तो क्या पुट करने वाला यहां पर सब्स्टिट्यूशन वर्क करेगा, पुट करना कुछ, बिल्कुल पुट करेंगे, पुट x² + 1 = z, और एक नॉट लिख लीजिए, बिल्कुल 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 नॉट में याद रखना है दोस्त कि यदि आप पुट करते हैं, कभी भी यदि आप कोई फंक्शन पुट करते हैं तो याद रखना है कि लिमिट लगाना बंद कर देंगे। यदि आप पुट करते हैं तो क्या करेंगे, लिमिट लगाना बंद कर देंगे। ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, लिमिट का यूज नहीं करें, लिमिट का यूज नहीं करें। आपके मन में सवाल चल रहा होगा सर ये तो गजबे बात बता दी आप हमको कि जब पुट करेंगे तो सर लिमिट का यूज नहीं करेंगे तो लिमिट 2 और 3 जाएगा कहां, सोचने वाली बात है। तो इसके लिए आपके मन में पहले इस सवाल को क्लियर करते हैं कि लिमिट का यूज करना क्यों नहीं है। पहले तो इसको क्लियर करें कि लिमिट का यूज क्यों नहीं करना है, क्यों नहीं करना है ये बात समझिए। आपने क्या पुट किया कि पुट किया x² + 1 = z, मतलब क्या कि हम x के फंक्शन को z में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, z के टर्म में। और भाई ये जो 2 और 3 है ये किसका आदमी है, x का आदमी है। अब बताइए x का आदमी है, z के पास क्यों रहेगा, नहीं रहेगा ना, क्योंकि हम सवाल को तब z में लाने जा रहे हैं, लेकिन ये तो आदमी x का है भाई, आदमी x का है, z के पास क्यों रहेगा, नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा, चला जाएगा वहां से, वो बाद में लौट के आएगा। समझ गए, तो पहले सवाल बनाना शुरू करिए। अब देखिए x² + 1 = ये कितना हो गया 2x, dx बराबर कितना हो गया, ये dz हो गया, इसलिए क्या हो गया ये x, dx बराबर कितना हो गया 1/2 और ये कितना हो गया dz। आगे चलिए बबुआ देखिए
अब यहां पर ऊपर पर x dx है, x dx है, तो सवाल में क्या, सवाल में लिमिट लगाना फिलहाल बंद कर दीजिए। 2 से जो 3 सवाल दिया हुआ है x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, अब इस सवाल में लिमिट लगाना बंद कर देना है फिलहाल और लिखना है अब क्या, x dx के जगह पर लिखेंगे 1/2 और लिखेंगे dz, और नीचे जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है उसके जगह पर क्या हो जाएगा z, ठीक है, dz बाय z। ये सवाल कन्वर्ट हो गया आपका dz बाय z, ये सवाल आपका क्या कन्वर्ट हो गया, dz बाय z। फिर से सवाल देखेंगे दोस्त, आपका सवाल ये है, x हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को z पुट किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को z, एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का तो 0 dx और z का dz, तो x dx का वैल्यू कितना निकल गया 1/2 dz। तो ऊपर में दिख रहा है वो x dx, तो ऊपर वाला लाइन क्या बन गया 1/2 dz, हमने लिख दिया 1/2 dz दिख रहा है ऊपर में, और नीचे क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के z लिखेंगे ना नीचे, तो ये बन गया। तो कुल मिलाकर के सवाल z में क्या बन गया dz बाय z, सवाल क्या बन गया dz बाय z। और भाई dz बाय z का तो आप जानते हैं log z, dz बाय z को तो आप बचपन से पहचानते हैं, log z लिख दीजिए, ये क्या हो गया log z। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आंसर तो पता चल गया आपको कि आंसर इसका कितना होने वाला है 1/2 log z आंसर होने वाला है। अब z के जगह पर क्या लिखेंगे, z के जगह में z को फिर x में कन्वर्ट करिए, z के जगह पर क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आंसर हो गया 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। अब लिमिट की बात करते हैं, ये आपका आंसर आ चुका है, ये आपका आंसर आ चुका है। अब सवाल की तरफ वापस चलिए कि जब इतना आ जाए तब आप सवाल की तरफ चलेंगे। नाउ सवाल है 2 से 3, सवाल क्या है 2 से 3 और x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसका आंसर कितना निकला है, इसका आंसर निकला है 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1। और चूंकि इसका आंसर ये निकला है तो लिमिट x में ही लगेगा, तो ये हो गया लिमिट कहां से 2 से 3, तो एक बार 3 रख दीजिए, एक बार 2 रखिए, तो ये हो गया 1/2, 3 3 9 1 10, तो ये क्या हो गया log 10 माइनस log 5। अब माइनस में रहता है तो बटे में कन्वर्ट हो जाता है, तो आंसर हो गया 1/2 log 2, 1/2 log 2 इज योर राइट आंसर, 1/2 log 2 इज योर राइट आंसर। ये आपका इस तरह से आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे इसी तरह से हम चलते हैं। आपको 15 नंबर सवाल हम बताते हैं, वो भी पुट करने वाला ही सवाल है। 15 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, फिर से रिपीट करना है क्या इसको, चलिए कोई बात नहीं, हम फिर से इस क्वेश्चन को एक बार देखिएगा, रिपीट करते हैं, बिल्कुल नया और फ्रेश टाइप हम यहां पर यूज कर रहे हैं। पहली बात तो आप याद रखें कि जब भी किसी इंटीग्रेशन में आपको पुट करने की आवश्यकता हो तो शुरू से ही लिमिट लगाना छोड़ दें। देख रहे हैं हमने इसमें लिमिट लगाना छोड़ दिया, आंसर लाया यहां पर। फिर से देखिए सवाल आपका ये था, तो हमने इस सवाल में क्या किया, पुट किया क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जेड। पुट क्यों करते हैं भाई, कई बार हम डिस्कशन कर चुके हैं। पुट इसलिए करते हैं क्योंकि उसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में मौजूद होता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो x बिल्कुल दिख रहा है, तो हमने क्या किया, फिर से ध्यान देंगे दोस्त, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जेड पुट किया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का तो 0 होता है, तो dx इस तरफ और उस तरफ dz। सवाल था आपका ये, सवाल क्या है, x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये सवाल है। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के जगह पर तो z लिखिएगा, तो नीचे आपका z लिखा गया, यहां पर आपका क्वेश्चन बना रहा है देखिए, और ऊपर पर x dx, न्यूमरेटर देखिएगा, अंश देखिएगा, x और dx है, तो x और dx मिलकर के क्या बन गया 1/2 dz। ठीक है, 1/2 dz। अब इस सवाल को तो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, क्या होता है इसका आंसर log z, और log z मतलब z को फिर से, तो आप आंसर हमेशा क्या लिखते हैं, फिर से वापस x में ही लिखते हैं कन्वर्ट करके, तो हमने क्या कर दिया, ये इस तरह से आंसर लिख दिया। तो ये आपका फाइनल आंसर, इस तरह से ये सवाल बन गया आपका 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेकिन भाई ये सवाल तो आपका ये वाला नहीं है ना, ये क्या है सवाल आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर है, मतलब आपको लिमिट दिया रहेगा और लिमिट पुट करना होगा आपको। तो चलिए फिर से वापस सवाल की तरफ चलते हैं, फिर से वापस सवाल की तरफ। सवाल क्या था, 2 से 3 x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन आपने क्या किया, इसका आपने मान निकाल के रखा है ना, x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का आपने मान निकाल के इतना रखा है,
तो जो आंसर होता है उसी में लिमिट बैठाते हैं आप। आंसर क्या था 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1। लिमिट कहां से कहां है 2 से 3, तो जो लिमिट यहां पर लगा होता है वही 2 से 3 यहां भी लगता है ना। ये क्या हो गया आपका 2 से 3 लिमिट, वही चीज यहां पर भी लगा। तो क्या करते हैं अपर माइनस लोअर, क्या करते हैं भाई अपर माइनस लोअर। अपर लिमिट रखिए तो 3 3 9 1 10, 3 3 9 1 10, तो ये हो गया 10 और ऊपर से माइनस, फिर देखिएगा 2 2 4 1 5, तो ये क्या हो गया अपर माइनस लोअर। ये क्या हो गया अपर माइनस लोअर, ठीक है अपर माइनस लोअर। एक बार 3 रखे तो ये कुल मिलाकर के क्या हो गया 1/2 log 10, 1/2 कॉमन ले चुके हैं। और एक बार 2 रखे तो माइनस होता है बीच में, 2 × 2 4, 4 + 1 5। अब log m माइनस log n, log m by n, तो इसे मिलाकर के log 2 गत 1/2 log 2। ये आपका फाइनल आंसर आया इस तरह से। चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा अगला सवाल है, अगला सवाल है 0 to 1 x e पर x स्क्वायर, 0 to 1 x e पर x स्क्वायर। 0 to 1 x e पर x स्क्वायर, 0 to 1 अगला सवाल देखिएगा 14 नंबर। समझ में आ रहा है भाई? कैसे बताइएगा आप उनको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट कर दीजिएगा। और क्या कमेंट करने आता है नहीं आता है? चलिए आगे चलिए। सवाल है 0 to 1, सवाल है क्वेश्चन नंबर ये आपका 14 है भाई मेरे। 0 to 1 2x + 3 5x स्क्वायर प्लस 1, 2x + 3 बाय 5x स्क्वायर प्लस 1 और ये कुल मिलाकर के dx। सवाल है कैसे होगा, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। काहे नहीं कुछ समझ में आ रहा है? इतना आसान सवाल है, आप टेंशन काहे लेते हैं? ठीक है इतना सवाल आसान है, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है भाई मेरे। सबसे पहला काम क्या करना है, इस सवाल को 2 अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट कर दें आप। ठीक है इस सवाल को क्या करें आप 2 अलग अलग टुकड़े में कन्वर्ट कर दें। चलिए देखते हैं, ये सवाल बन गया आपका 0 to 1 2x बाय 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 बाय 5x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है हम इस सवाल को क्या किया 2 अलग अलग टुकड़े में ब्रेक कर लिया। पहला सवाल है 2x और दूसरा सवाल क्या है इधर 3 है, तो 2x बाय 5x स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है 3 बाय 5x स्क्वायर प्लस 1। ये 2 सवाल है आपका, हम दोनों अलग अलग तोड़ लिए। अब दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। 0 to 1 2x बाय 5x स्क्वायर प्लस 1 dx और प्लस 3 बाय 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। ट्राई टू सॉल्व बोथ दीज क्वेश्चंस, थिंक अबाउट इट। कैसे कर सकते हैं? तो देखिए बिल्कुल भी आसान है, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। पहले सवाल में तो आपको पुट कर देना है, ये पहले वाले सवाल में आपको क्या करना है पुट करना है, और दूसरे वाले सवाल में आपको डायरेक्ट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है। डायरेक्ट क्या करना है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है चलिए ध्यान देते हैं, अब दोनों को थोड़ा कन्वर्ट करते हैं एक बार। इस सवाल में देखिए, इस सवाल में क्या करना है आपको पुट करना है, इस सवाल में पुट करना और इस सवाल में आपको फॉर्मूला लगाना है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाला। बिल्कुल ध्यान देते हैं उधर सभी। अब देखिए यहां पर क्या करते हैं पुट करते हैं क्या जी 5x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू z पुट करता है। और हमने आपको भी बताया था कुछ देर पहले कि whenever you put
एनी फंक्शन देन स्टॉप यूजिंग लिमिट। आपको लिमिट को यूज करना बंद कर देना है। लिमिट का यूज करना क्या कर देना दोस्त, बंद कर देना होगा एक दो स्टेप के लिए, जब तक कि आप z में कन्वर्ट नहीं कर लेते, x में कन्वर्ट नहीं कर लेते। तो ये देखिए क्या हो गया, ये आपका हो गया 10x, 1 का 0, 1 का 0, तो dx इस तरफ और ये dz इस तरफ। सो फाइनली आपका यहां पर क्या हुआ कि 10x dx का वैल्यू dz, तो x का वैल्यू कितना हो गया, x dx बन गया आपका 1/10, 1/10 और dz, 1/10 और ये क्या हो गया dz। चलिए इधर कुछ नहीं करना है दोस्त, ये सवाल है। अब बात रही इस तरफ क्या करेंगे बबुआ, इस तरफ कुछ नहीं करना। चलिए सीधा सवाल की तरफ चलते हैं, हम लोग सीधा सवाल की तरफ वापस चलते हैं। इधर मिटा दे, जल्दी से यहां तक लिखे पहले आप लोग फटाफट। देखिएगा आगे, आपको इफ यू वांट टू मेक डेफिनेट इंटीग्रल बेटर देन रिवाइज इंडेफिनिट इंटीग्रल मोर एंड मोर, क्योंकि ये आपका क्या है एक्चुअली, तो डेफिनेट इंटीग्रल कुछ तो है नहीं, बस एक लाइन कैलकुलेशन करना है। प्रोसेस तो सारा इंडेफिनिट वाला ही वर्क करेंगे, तो आपको इंटीग्रेशन को सुधारना है थोड़ा सा भाई। इंटीग्रेशन सुधारेंगे थोड़ा सा तभी आप वर्क कर पाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन आएगा तभी तो आप उस पर वैल्यू भी बैठा पाएंगे। अब इंटीग्रेशन ही नहीं आ रहा, वैल्यू क्या बैठाएंगे वहां पर, समझ गए बातों को। चलिए आगे चलते हैं यहां पर अब हम लोग थोड़ा सा, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये सवाल आपका क्या कन्वर्ट हो गया भाई मेरे, ये सवाल आपका बन गया आपका x dx क्या बन गया 1/10, तो 2 भी बाहर कर लीजिए थोड़ा सा, 2 भी बाहर 10 भी बाहर, और ये जो x dx है ये कुल मिलाकर के आपका बन गया 1/10 बाहर कर चुका है, तो ये आपको कुल मिलाकर के बन गया dz, ये कुल मिलाकर के कितना बन गया dz, ठीक है। और ये जो 5x² + 1 है वो कितना बन गया z, तो ये कुल मिलाकर के बन गया dz/z। और हम इस प्रोसेस की बात करते हैं, इसका क्या करेंगे, तो आपको याद है एक फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला याद है जी, dx बटे a² + x² क्या होता है, dx बटे a² + x² क्या होता है, याद है, बिल्कुल याद है। इसका आंसर होता है 1/a tan इनवर्स x/a, बिल्कुल बगल में लिख लीजिए कॉपी के ऊपर पर, dx बटे a², वही 9 वाला फॉर्मूला है, ये 9 फार्मूला जो बड़ा खतरनाक इंटीग्रेशन में है, वही ये फॉर्मूला है। dx/a² + x² क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a tan इनवर्स x/a। प्लस में ये सवाल है आपका, प्लस में क्या, देखिएगा इसको आप कैसे कन्वर्ट करना चाहेंगे, आप इसको कन्वर्ट ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 ध्यान देंगे √5x का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर। कोई तकलीफ नहीं होगा भाई, क्या तकलीफ होगा, कोई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि आप इसको रूट में स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 5 को रूट तो स्क्वायर कर सकते हैं ना मेरे भाई, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। तो इस तरह से ये हमारा हो गया ये। तो अब देखिए दोनों को इंटीग्रेशन करके लिख लीजिए, उसके बाद हम चलेंगे। लिख लिए इसको, मिटा दो, आ जाओ भाई आगे। हाँ तो ये देखिए ये हो गया 1/5 और ये क्या हो गया आपका log z हो गया प्लस, इसको देखिए 3, फॉर्मूला क्या लिखा है 1/a, तो a का वैल्यू तो 1 ही है, tan इनवर्स x/a, ये x है √5/1। एक चीज मिसिंग है, क्या मिसिंग है, अरे भाई कोफिशिएंट से क्या करना होता है, डिवाइड। ऑलवेज कीप रिमेंबर that whenever you have coefficient in the function then divide by that number, so here we have √5 as coefficient, so we divide by √5, right, and now it is your final answer। अब लिमिट की बात करते हैं, तो लिमिट लगा दीजिए दोस्त, कहां से कहां तक, 0 to 1, ये आपका आंसर आ चुका है, ये आपका आंसर आ चुका है। अब लिमिट लगाइए, आप लिमिट लगा सकते हैं कि 2x + 3 का आंसर आ गया 5x² + 1 और dx है
0 to 1 है और ये आपका आया, तो आप यहां से टोटल लिमिट लगा दीजिए 1/5। सॉरी, एक चीज और मिसिंग हो रहा है हमारा, हम z को तो कन्वर्ट करके लिखे ही नहीं है यहाँ पर, तो कोई बात नहीं दोस्त, यहीं पर हम लिख देते हैं डायरेक्ट। z को कितना लिखेंगे 5x² + 1, तो यहां पर लिखते हैं log 5x² + 1 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5x और लिमिट 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 लगा 0 to 1 और लिमिट लगा कहां से कहां तक 0 to 1 और लिमिट लगा कहां से कहां तक 0 to 1। बिल्कुल सही बात है, और लिमिट लगा 0 to 1। एक बार सब जगह आप 1 बैठाइए और एक बार सब जगह 0 बैठाइए, आपका आंसर आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, 1/5 log 6 प्लस 3/√5 tan√5, बिल्कुल सही है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/5 log 5 + 1 log 6 प्लस 3/√5 3/√5 और tan इनवर्स √5, ये आपका आंसर आ जाएगा। सो इन दिस वे हम किसी भी सवाल को बना सकते हैं, इन दिस वे हम किसी भी सवाल को बना सकते हैं। चलिए एक दो सवाल और हम लेना चाहेंगे, बिल्कुल हम लोग अंतिम पड़ाव पर ही हैं, बस एक दो सवाल और है। जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 15 छोटा सा सवाल है, थोड़ा सा इसको हिंट करना चाहेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा सवाल था ये, और ध्यान दे लेंगे, अच्छे से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, बिल्कुल छोटा सा सवाल है, हम लोग तुरंत कर लेंगे। x(e)(x²) 0 to 1, सवाल क्या है x(e)(x²) 0 to 1। क्वेश्चन नंबर 15 है x(e)(x²) 0 to 1, x(e)(x²) 0 to 1। भाई मेरे बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपको तुरंत x² पुट करना। देखिए पुट x² = z, ये कितना हो गया 2x dx = dz, इसलिए 2x dx = dz। तो ये x dx कितना बन गया आपका, बन गया 1/2 और dz। आ जाए इधर पुट कर लेते हैं भाई तुरंत, देखिए कुछ भी नहीं बच रहा है हमारा। x dx कितना बन गया, ये आपका 1/2 dz, 1/2 बाहर, ये dz और e(x²) अब कितना बन गया आपका e⁻z, और e⁻z को लिखेंगे e⁻z, ठीक है, और 1/2 e⁻z मतलब e⁻x²। सो इट इज योर आंसर। अब लिमिट बैठाना आपका काम है, तो आई थिंक ये जो आंसर आ रहा है, एक बार आप 0 बैठा लें, एक बार 1 बैठा लें, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए एक थोड़ा सा सवाल एक है, बस हम थोड़ा सा हिंट करना चाहेंगे। 2 सवाल और यहाँ पर हम छोटा छोटा लेना चाहेंगे, बिल्कुल छोटा सा सवाल, उसके बाद फिर हम इस टॉपिक को यहाँ पर क्लोज करेंगे, है ना। तो चलिए पहले आप इसको आंसर पूरा कर लेंगे खुद से, आगे एक स्टेप बढ़ा लेंगे, एक बार 1 लगा लेंगे इसमें और एक बार 0 लगा लेंगे। 1/2 e(x²) और एक बार लिमिट लगा लेंगे 0, एक बार 1, तो ये हो जाएगा 1/2 e और e⁻0 -1, तो 1/2। तो आंसर में आई थिंक हो जाना चाहिए 1/2 e-1, 1/2 e-1, ठीक है। योर आंसर शुड बी आई थिंक 1/2 e-1। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। जब एक सवाल देखिए प्रोडक्ट वाला सवाल आ जाए, यदि सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का केवल हाफ पार्ट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा वहां पर प्रोडक्ट वाला सवाल है जो हम कुछ दिन पहले जस्ट डिस्कस किए हैं, और यह सवाल है, यही है सवाल है 0 to 1 x(e)(x), ठीक है, 0 to 1 x(e)(x) dx। तो थोड़ा सा 20 तो ये कंप्लीट सवाल नहीं लिखे हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हाफ पार्ट हम केवल लिख रहे हैं। तो यहां पर आप पकड़ में आ गया होगा कि क्या होने वाला है, ये क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। तो कौन सा फॉर्मूला लगेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स,
u इंटू भी वाला रूल लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट सी यूज करेंगे। तो पहले आप अरेंज कर लीजिए सवाल में कि क्या ये अरेंज्ड फंक्शन है, u इंटू भी पर लगा हुआ है, u इंटू भी पर लगा हुआ है। u इंटू भी का फॉर्मूला याद होगा सबको, u इंटू भी का फॉर्मूला क्या होता है, u इंटू भी का फॉर्मूला होता है, u को रखना है, v को इंटीग्रेट करना है, माइनस du बाई डी एक्स, भी इंटीग्रल और टोटल का इंटीग्रल, ठीक है। u को बाहर, v का इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। सो इन दिस वे ये आपका रूल है, इस पर हम यूज करते हैं। आइलेट के अनुसार अरेंज भी है। अब देखिए सवाल शुरू करिए। x को बाहर रखना है, e पर पावर x को इंटीग्रेट करना है, सही है। माइनस माइनस होता है ना, देखिएगा पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन, तो पहला फंक्शन x है, दूसरा फंक्शन e पर पावर x है, तो क्या होगा जी डी एक्स बाई डी एक्स इंटू ई पर पावर x dx, और इस दोनों का टोटल का क्या करना है आपको, होल इंटीग्रेशन। टोटल का आपको क्या करना है, होल इंटीग्रेशन। ये अधर हम लिख दें u इंटू भी, टोटल का आपको क्या करना है, होल इंटीग्रेशन। सो इन दिस वे आपका आंसर क्या हो गया, x e पर पावर x माइनस x का डेरिवेटिव 1 होता है, e पर पावर x का इंटीग्रल e पर पावर x ही होता है। सो ये हो गया आपका e पर पावर x dx। तो कुल मिलाकर के ये जो आंसर हो गया x e पर पावर x माइनस e पर पावर x। एंड भाई लिमिट दिया हुआ है 0 to 1, तो लगाते चलिए शुरू से अंत तक। ये आपका इंटीग्रल है, यहां से आप लगाते चलिए 0 to 1 लिमिट, ये आपका 0 to 1 लगाते चलिए, 0 to 1, ये आपका हो गया 0 to 1। तो एक बार 1 रखिए और एक बार 0 रखिए। तो 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 e पर पावर 1 माइनस e पर पावर 1, फिर ध्यान दीजिएगा e पर पावर 1 माइनस e पर पावर 1, और 0 रखेंगे और प्लस e पर पावर 0। तो आई थिंक इसका जो आंसर आना चाहिए वो आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है। इसका जो आंसर होना चाहिए, इसका आंसर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन यदि रहे आप इस तरह से सवाल को कर सकते हैं। और एक सबसे लास्ट नंबर सवाल ऑब्जेक्टिव में है आपका 22 नंबर सवाल देखेंगे। थोड़ा हम उस क्वेश्चन को लिखते हैं पूरा और उस सवाल को लिखते हैं। इसको पहले पूरा कर लें आप लोग अच्छे से। लिमिट लगाते चलेंगे 0 to 1, लिमिट लगाते चलेंगे 0 to 1। लिमिट लगाते चलेंगे 0 to 1। देखिएगा क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है 0 2/3। क्वेश्चन नंबर हम आपका सबसे लास्ट ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर है 0 और 2/3 dx बाय 4 प्लस 9x स्क्वायर, 4 प्लस 9x स्क्वायर। तो अभी जस्ट ये क्वेश्चन हम डिस्कस इस तरह का कर चुके हैं। फिर से देखिएगा, आपको मालूम है एक फॉर्मूला dx बटे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, वही 9 फार्मूलाज वाला है। इसका आंसर होता है 1/a tan इनवर्स x बाय a, 1/a tan इनवर्स x बाय a। अब इस पर बैठाइए, सबसे पहले क्वेश्चन को सेट करिए। क्वेश्चन तो सेट नहीं दिख रहा है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पर। चलिए क्वेश्चन को सेट करते हैं सबसे पहले। भाई क्वेश्चन को सेट करिए, तो क्वेश्चन को सेट करेंगे 0 2/3 ये हो गया dx, और 4 को लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर और इसको लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर, सही है। इसको लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर। अब देखिए ये फार्मूला क्या हो गया, dx बटे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। फार्मूला में बता चुके हैं आपको 1/a tan इनवर्स x बाय a,
tan इनवर्स x बाय ए। तो ये आपका लिमिट हो गया 0 to 2/3, 0 to 2/3। बबुआ एक बार ऊपर वाला बैठाइए अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट x के जगह पर। तो एक बार 2/3 जैसे ही बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स 3/2 इंटू 2/3 माइनस 1/2 tan इनवर्स 0। और tan इनवर्स 0 का मान तो 0 होता है, यहां पर ये 1 हो गया तो 1/2 π/4। सो आंसर इज π/8। सो इन दिस वे एक मिनट, सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन। एक चीज मिस्टेक हो चुका है इस सवाल में, थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे दोस्त। हम कई बार आपको बता चुके हैं बट हम ही मिस्टेक कर चुके हैं। हियर 3 इज द कोफिशिएंट सो डिवाइड बाय 3। हियर 3 इज द कोफिशिएंट सो डिवाइड बाय 3। हमने इसको लिव आउट कर दिया तो सो प्लीज यहां पर लगा लीजिए 1/3। सॉरी फॉर इट। अक्सर छोटा छोटा गलती हो जाता है दोस्त, यही चीज आप लोग को सुधार करना है। 1/3 हमें तो लगा सवाल सही है बट देयर इज नो ऑप्शंस। 1/3 सो आंसर इज π/24। सो आंसर इज π/24। तो कई बार ये टॉपिक छोटा सा चीज मिस्टेक हो जाता है, बड़े बड़े चीजों में छोटे छोटे मिस्टेक्स हो जाते हैं और पूरा सवाल पूरा मेहनत बेकार हो जाता है दोस्त। तो इस तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं। हमने एक चैप्टर किया अभी और जो डिफरेंट इंटीग्रल था उसका आपको कॉन्सेप्ट समझाने की हमने कोशिश की। सो थैंक्स ए लॉट। फिर से हम आपको यहां से कंटिन्यू आगे करेंगे, उसमें हम इसके प्रॉपर्टीज को डिस्कशन करेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।